वो जो ऑनलाइन क्लास रहेगी वो आपकी दोपहर में रहेगी, क्योंकि मैं अपने सेंटर पे जाके क्लास लिया करूँगा ना, तो लगभग 11 के आसपास रहेगी क्लास रहेगी। तो बाकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो सूटेबल ट्रैवल टाइम होगा वो मिल जाएगा। तो वो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी क्लास आपको हो सके तो, और या फिर अपनी ऐप पर, है ना। तो चलिए आज देखते हैं अपन बंगाल की खाड़ी का प्रवाह। बंगाल की खाड़ी का प्रवाह। तो बंगाल की खाड़ी का प्रवाह में हम सबसे इम्पोर्टेंट जो देखेंगे, यहाँ हमें 3 नदियों के बारे में देखना है, बाकी सब उसी की सहायक नदियाँ होंगी। जैसे पहले वाले में हमने 7 नदियाँ अलग अलग देखी थी, आंतरिक प्रवाह में 7 नदियाँ थी अलग अलग, और दूसरे वाले में हमने देखी थी 4 नदियाँ, है ना। जो अरब सागरीय प्रवाह है उसके अंदर 4 नदियाँ थी, लूणी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही, 4 नदी थी। इसमें 3 नदियाँ होंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर पर। तो 1 नंबर पर आती है हमारे पास में चंबल नदी। चंबल नदी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। चंबल और बनास इसकी बहुत इम्पोर्टेंट नदियां हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चंबल नदी किस क्षेत्र में है। तो आपको राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा ध्यान रखना है। तो यहाँ हमारे पास में बांसवाड़ा और ये आ गया, नीचे वाला बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा आ गया, और ये हमारे पास में कोटा, झालावाड़ और बारां वाला ज़िला है, ठीक है, बारां का क्षेत्र है। तो सबसे पहले आपको मैंने कल यहाँ पे बताया था कि यहाँ पर है विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल। इस विंध्याचल पर्वतमाला से ही हमने माही नदी का उद्गम देखा था। माही नदी तो इस प्रकार से जाती है। आज हम देखने वाले हैं चंबल नदी। तो चंबल नदी का जो उद्गम है वो भी विंध्याचल पर्वतमाला में जाना पाव की पहाड़ियाँ हैं। जाना पाव की पहाड़ियाँ हैं। और ये जो पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो महू जिला आएगा, महू जिला और विंध्याचल पर्वत, ठीक है ना। विंध्याचल पर्वत की जाना पाव की पहाड़ियाँ, महू जिले से चंबल नदी का उद्गम होता है। ये चंबल नदी इस प्रकार से महू के बाद में उज्जैन के बाद में रतलाम के बाद में मंदसौर, इन जिलों से होती हुई मंदसौर जिलों में बहती हुई अपने राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले से एंटर करती है। चित्तौड़गढ़ जिले से एंटर करेगी। चित्तौड़गढ़ के बाद में ये कोटा में जाएगी, और कोटा के बाद में ये कोटा बारां की सीमा पर होते हुए फिर उसके बाद में ये आगे राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाएगी, और आगे चल करके ये यमुना नदी में मिल जाएगी। यमुना नदी में मिल जाएगी। यमुना नदी में ये मिल जाएगी मुरादगंज के निकट। मुरादगंज यूपी के अंदर है। मुरादगंज नामक स्थान पर क्या होगा, यमुना के साथ में मिल जाएगी। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। महू जिला, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर। इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है। तो हम राजस्थान में देखते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान में इसका जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारे पास में चौरासीगढ़, यानी कि चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान में, चंबल नदी का चित्तौड़गढ़ जिले के चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश होता है। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। उसके बाद में चंबल नदी पर हम यहीं पर ही देखेंगे, 2-3 पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर 2-3 पॉइंट हमें देखने हैं इसके लिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ के अंदर ही, चित्तौड़गढ़ में ही चंबल नदी पर हमें क्या मिलेगा। तो चंबल नदी पर हमें मिलेगा एक चूलिया जलप्रपात। क्या मिलेगा, चूलिया जलप्रपात है। जलप्रपात यानी कि झरना। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना है, राजस्थान का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है चूलिया जलप्रपात। तो चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में कौन सा जलप्रपात है, चूलिया। और चंबल नदी चित्तौड़गढ़ जिले के
84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और चित्तौड़गढ़ जिले में ही चंबल नदी पर अगर हम देखें तो हमें मिलेगा राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध हमें मिलता है। इस नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। पहला बांध तो आपको यही मिल जाएगा जिसका नाम है गांधी सागर बांध। जो गांधी सागर बांध है ये मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध, तो गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद में आता है हमारे पास में राणा प्रताप सागर, ये दूसरे नंबर पर है। फिर तीसरे नंबर पे आता है जवाहर सागर बांध आता है। फिर उसके बाद में आता है कोटा बेराज आता है। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कोटा बेराज के अलावा और क्या है, तो कोटा के अंदर ही देखना है। तो कोटा में ही आपको चंबल नदी पर मिलेगा जूमिंग पुल, ठीक है ना, जूमिंग पुल, या इसको कहेंगे हम हैंगिंग ब्रिज। इस चंबल नदी पर ही क्या बनाया गया है, हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। अब देखिए पहले तो अपन बांध को क्लियर कर देते हैं कि बांध कितने हो गए। यहाँ पे हमारे पास में 4 बांध हो चुके हैं। गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है और कोटा बेराज सागर बांध है। यानी कि 100 किलोमीटर के दायरे में इस नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। फिर उसके बाद देखिए कि चूलिया जलप्रपात यानी कि एक वाटरफॉल है, 84गढ़ से राजस्थान में एंटर करती है। इसी राणा प्रताप सागर बांध के किनारे पर ही रावत बाटा परमाणु बिजली घर लगाया गया है। रावत बाटा परमाणु बिजली घर है, ये परमाणु बिजली घर यहाँ पे लगाया गया है। तो रावत बाटा परमाणु बिजली घर है, कहाँ पर लगाया गया है, राणा प्रताप सागर बांध। यानी इस बांध से क्या होगा, इस रावत बाटा परमाणु बिजली घर को क्या मिलेगा, यहाँ से जल की आपूर्ति होगी। तो उसको जल की आपूर्ति होगी तो उससे भी आगे उसका, यानी कि हर बिजली घर में पानी तो सप्लाई तो चाहिए होती है ना, तो उस प्रकार से यहाँ पे पानी की सप्लाई होती है। इसके अलावा गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, यहाँ पर जल विद्युत का निर्माण भी किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, जल विद्युत का निर्माण भी किया जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जल विद्युत उत्पादन की इकाइयाँ जो है वो कौन कौन से बांध पर लगी हैं या किस पर नहीं लगी। तो कोटा बेराज पर वो इकाई नहीं लगी, क्योंकि कोटा बेराज जो है ना वो बिल्कुल ही मतलब कि इसकी ऊंचाई कम है और इसका कैचमेंट एरिया ज़्यादा है, यानी इसके पीछे पानी का जो एरिया है वो ज़्यादा है। लेकिन जब जल विद्युत कैसे बनता है, जल विद्युत इस प्रकार से बनता है कि बांध की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है और उसके पीछे जो पानी रुकता है और वो पानी एक पतले एरिया से जब पूरे प्रेशर से निकलता है ना बाहर, तो उस प्रेशर से निकलता है तो तब वहाँ से विद्युत बनाया जाता है। इसकी अलग कंडीशन प्रक्रिया होती है, उसको अपन कभी फिर देखेंगे। वापस आते हैं तो ध्यान रखना हैंगिंग ब्रिज क्या है। तो देखिए यहाँ से शिवपुर यहाँ पे इसके ज़िले हैं मध्य प्रदेश के। इस तरफ से एक नेशनल हाईवे आता है, नेशनल हाईवे नंबर 76। वो 76 जो है वो जूमिंग पुल यानी कि हैंगिंग ब्रिज के ऊपर से निकलता है। अब पहले तो अपने को ये देखना है कि हैंगिंग ब्रिज क्यों बनाया गया है। देखो नॉर्मली अपन देखते हैं तो ब्रिज इस प्रकार से बने होते हैं, नॉर्मल ब्रिज जो है वो इस प्रकार से बने होते हैं। जो हैंगिंग ब्रिज होता है वो ऐसा होता है, हैंगिंग ब्रिज जो होता है वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। झूला देखा ना आपने, झूला, तो हैंगिंग ब्रिज इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हैंगिंग ब्रिज बनाने का कारण क्या है, कारण यही है कि ये जो नदी है ना, ये चंबल नदी सबसे अधिक अवनालिका अपरदन करती है। अवनालिका अपरदन करने वाली नदी है, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करने वाली नदी है। यानी कि वो अभी भी वो गहरी होती जा रही है, यानी वो क्या है कि पठारों में बहती है और वो जो पठार है, पठार ऊंचे होते हैं धरातल से, उन पठारों के ऊपर जब ये नदी बहती थी तो धीरे धीरे वहाँ से उसने क्या करती गई, उसको गहरा करती गई, यानी मिट्टी का अपरदन करती गई, मिट्टी वहाँ से हटती गई और वो नदी क्या होती गई, गहरी होती गई। तो इस प्रकार से जब हम नीचे से सपोर्ट देते हैं ना किसी ब्रिज को, उसके अंदर नीचे से सपोर्ट देकर के ब्रिज बनाते हैं तो अवनालिका अपरदन यानी अपरदन के कारण वो फिर से टूट जाता है।
इसीलिए वहाँ पे कौन सा ब्रिज बनाया गया है, हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है, झूलता पुल। और इस ब्रिज के ऊपर से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, तो नेशनल हाईवे 76। लेकिन अब तो पूरा ही चेंज कर दिया गया है, तो हम जब परिवहन के जब टॉपिक देखेंगे तो वहाँ बताऊंगा आपको, क्योंकि इस बार चेंज कर दिया गया इस प्रकार से कि जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे हैं वो सम संख्या में होंगे, सम संख्या, और जो पूर्व से पश्चिम में जाने वाले हैं वो विषम संख्या में होंगे, विषम संख्या। वो किस में होंगे, विषम संख्या के अंदर होंगे। जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर यानी श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जो हमारा उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर था ना, उसे तो 44 कह दिया गया है, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44। ये कहाँ से है, श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी, भारत का सबसे लंबा। और इसी प्रकार से पूर्व से पश्चिम की ओर जो कॉरिडोर था उसका नंबर दे दिया गया है नेशनल हाईवे 27। अब ये जो नेशनल हाईवे 27 है, अब वही इस हैंगिंग ब्रिज के ऊपर से गुजरता है, वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ तक ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है, जिससे क्या करती है, जिससे ये कंदराओं का निर्माण करती है, कंदराओं, सर्वाधिक कंदराओं यानी गुफाओं का निर्माण करती है, गुफाओं का निर्माण करती है। और सबसे अधिक कंदराएं जो हैं वो कोटा जिले में पाई जाती हैं, कोटा जिले में। क्यों, कोटा जिला जो है, कोटा में पठारी इलाका है, और पठारों पर क्या होता है, जैसे अपनों ने एक पठारी पर क्या है, मतलब हल्की मिट्टी पड़ी है, क्योंकि वो जमी हुई मिट्टी नहीं है। जैसे एक तो होते हैं पहाड़ होते हैं जो बिल्कुल उनका अपर्दन होकर के वो पक्के पहाड़ बन जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो मिट्टी है वो अभी भी हल्की है, यानी उसका दबाव ज़्यादा नहीं है, वो पथरीली नहीं है, जिस वजह से वहाँ से जब नदी बहती है ना तो उसका कटाव करती रहती है। कटाव करने के कारण वो क्या है कि नीचे गहरी होती गई, ऊपर का भाग ऐसे खड़ा है, जैसे यहाँ पठार थे हमारे पास, ये पठार है, यहाँ से नदी बहती गई। पहले तो नदी इस प्रकार से बहती थी, फिर नदी इस प्रकार से ऐसे गहरे गार्ज बनाती गई, ऐसे गहरे गार्ज बनाती गई, और वर्तमान में नदी की जो शेप है वो इस प्रकार से है, वर्तमान में जो नदी की शेप है वो इस प्रकार से है। तो ऐसी शेप के कारण यहाँ पर वो कहीं ना कहीं वो क्या करती है, कटाव करती है, इस प्रकार से कटाव बनते हैं यहाँ पे। ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्कुल प्लेन रहेगा, प्लेन नहीं होता। यानी जहाँ पर पहले नदी का बहाव यहाँ पे था, मान लो इस जगह पे, तो पहले उसने यहाँ कटाव किया, फिर नदी गहरी होगी, अब वो यहाँ पर कटाव कर रही है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ऐसे सीढ़ियाँ बन जाती हैं यहाँ पे, सीढ़ियाँ या फिर टेढ़ी मेढ़ी कगार बन जाते हैं। आगे पीछे हमने कगार भूमि के बारे में पढ़ा था, वो सब बन जाता है, जिस वजह से क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी कंदराएं यानी कि गुफाएं बनती हैं। और सर्वाधिक गुफाएं जो हैं वो कहाँ पे हैं, कोटा जिले के अंदर है, कोटा जिले में। तो रेस्ट लेगा। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अवनालिका अपर्दन देख लिया। अब हम देखते हैं इसकी लंबाई जो है वो 966 किलोमीटर है, 966 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और 966 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है ये इस प्रकार से है कि 313 किलोमीटर 315 किलोमीटर तो ये है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। ये जो लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई है, 84गढ़ तक की लंबाई, वो कितनी आ जाएगी, 313 किलोमीटर। और 135 किलोमीटर जो लंबाई है वो राजस्थान में है, वो कहाँ से लेकर, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर जो स्थान है उसका नाम है पलिया, पलिया नामक स्थान है सवाई माधोपुर का। और यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है पिनाहट, पिनाहट, ये स्थान आ गया धौलपुर का, धौलपुर का। तो पलिया से लेकर पिनाहट तक ये क्या करेगी, अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करेगी, अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण। यहाँ पे अंतर्राज्यीय है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या है, यहाँ पे अंतर्राज्यीय सीमा है। उस अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण कौन कर रही है, चंबल नदी कर रही है। तो ये 241 किलोमीटर लंबी क्या करती है, 241 किलोमीटर लंबी क्या है, राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करेगी। और 285 किलोमीटर लंबाई में ये क्या है, यूपी में बहती है। तो ये अगर कुल मिलाकर आप करोगे इसको तो ये हमारे पास बन जाएगी कितनी, 966 किलोमीटर। यानी राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी रहेगी, चंबल नदी कहलाएगी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। ओके, तो उसके बाद में ये क्या होता है, पिनाहट के बाद में ये कहाँ चलेगी, यूपी में, यूपी के एक मुरादगंज नामक स्थान पर जाकर के यमुना में मिल जाती है।
अब ये पलिया से लेकर पिनाहट तक का जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र भी बहुत ही उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। इस नदी ने बहुत ही उबड़ खाबड़ क्षेत्र बना रखा है, जिसे हमने नाम दिया था बीहड़ प्रदेश। क्या नाम दिया था इसको? बीहड़। बीहड़ क्षेत्र कहते हैं इसको, बीहड़। बीहड़ या डांग क्षेत्र कहते हैं। और सबसे अधिक बीहड़, सर्वाधिक बीहड़ भूमि, सर्वाधिक बीहड़ भूमि जो है, बीहड़ भूमि ये मिलेगी धौलपुर में। कहाँ पे? धौलपुर के अंदर। तो धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़ भूमि धौलपुर में पाई जाती है। जल्दी से छोटा सा इससे मैप बना लो, नोट कर लो, इसको भी करना है तो देख लो, पूरा करना है, पूरा करो, आधा करना है तो। ये तो बाद में देख लेना। तो क्या है? अवनालिका। अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन करने वाली ये एकमात्र नदी है, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली। चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ी, महू जिला, विंध्याचल पर्वत, यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसके बाद में अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो चंबल नदी पर हमें मिलेगा चंबल घड़ियाल अभयारण्य। चंबल घड़ियाल अभयारण्य। चंबल घड़ियाल अभयारण्य हमें यहाँ पे मिलेगा। अभयारण्य चंबल घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पे है? कोटा जिले में है। ये कोटा जिले में, कोटा जिले के अंदर है। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके सहायक नदियों की बात करते हैं तो सहायक नदियों में आता है हमारे पास में सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी सहायक नदी है काली सिंध। काली सिंध। काली सिंध के बाद में आहू, परवन, पार्वती, आहू, परवन, पार्वती, सीप, सीप के अलावा ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी के बाद में ब्राह्मणी। ठीक है। तो ये नदियां जो है इसकी मेज, एक नदी का नाम है मेज, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और चंबल नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो सबसे अधिक है। चंबल नदी का जो यानी कि ये क्या करती है, सर्वाधिक स्थलीय जल प्राप्त करने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी। सर्वाधिक स्थलीय जल, सर्वाधिक सर्वाधिक सतही जल प्राप्त करने वाली नदी। सतही जल यानी कि सतह के ऊपर जो भी बरसात होती है, जितना भी बरसात होती है, वो सारा का सारा पानी जो है दूर दूर से इस नदी में आकर के गिरता है, इसलिए ये सर्वाधिक सतही जल प्राप्त करने वाली नदी कहलाती है। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेचुरल इसकी लिस्टें होती हैं अलग अलग यूनेस्को की। यूनेस्को की अलग अलग लिस्ट होती है, इसको शामिल किया गया है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और ऐसा इसे शामिल करने वाली ये राजस्थान की पहली एकमात्र नदी है, राजस्थान की एकमात्र नदी है। और चंबल नदी कहाँ बहती है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में बहती है। और राजस्थान का जितना इसका राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका 20% भाग पर ये सिंचाई उपलब्ध करवाती है, 20% भाग पर। तो ठीक है। गांधी सागर बांध हुआ, 84गढ़ से प्रवेश किया, चूलिया जलप्रपात है, राणा प्रताप सागर बांध हुआ, जवाहर सागर बांध मिला, फिर कोटा बैराज, हैंगिंग ब्रिज, और कोटा शहर भी इसी नदी के किनारे पर है। कोटा शहर भी लिख लेना यहाँ पे। कोटा शहर चंबल नदी पर स्थित है।
विश्व धरोहर सूची, विश्व धरोहर सूची, यूनेस्को, यूनेस्को जो है। जूमिंग, हाँ हैंगिंग ब्रिज, जूमिंग, जूमिंग, जूमिंग शब्द, हाँ जूमिंग तो कृषि होती है ना, जूमिंग शब्द तो नहीं आता इसके अंदर। झूलने वाले के लिए क्या शब्द आता है? झूलने के लिए हिंदी में क्या शब्द देंगे अपन? झूलता पुल ही कहेंगे इसको ना, जूमिंग पुल नहीं कहेंगे, झूलता पुल ही कहेंगे इसको। झूलता पुल यानी कि हैंगिंग ब्रिज है इसको। ओके, और इसके बाद में पलिया से पिनाड़ तक इस पर क्या रहेगा? बीहड़ प्रदेश रहेगा, जिसे बीहड़ या डांग क्षेत्र कहते हैं। ये कहाँ पर है? पलिया से पिनाड़ के बीच में है। ये किस क्षेत्र में है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सीमा है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक बनती है? यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है, पलिया से लेकर पिनाहड़ तक इसकी सीमा बनाती है ये। चलिए काफ़ी अभी। तो ये चंबल नदी है हमारे पास में। चंबल के बारे में हमने लगभग सब कुछ देख लिया है। और इसके बाद में आएगी इसकी सहायक नदी काली सिंध के बारे में देखते हैं। तो काली सिंध नदी जो है, काली सिंध नदी का उद्गम देवास जिले की पहाड़ियों से होता है। देवास जिला मध्य प्रदेश में देवास जिला है। देवास जिले की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये नोनेरा नामक स्थान पर जाकर के चंबल में मिल जाती है। नोनेरा नामक स्थान, तो लिख लेना ये काली सिंध। आगे हेडिंग लगाओ काली सिंध। काली सिंध के अंदर लिखो उद्गम स्थान देवास जिला, देवास जिले की पहाड़ियाँ, देवास जिले की पहाड़ियाँ। और फिर आप देखेंगे यहाँ पे आगे कि ये राजस्थान में ये एंटर करती है झालावाड़ जिले में। तो झालावाड़ जिले में प्रवेश करने के बाद ये कोटा में जाती है और कोटा में नोनेरा नामक स्थान पर जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। नोनेरा नामक स्थान देवास जिले की पहाड़ियाँ, नोनेरा नामक स्थान पर ये क्या हो जाती है? इस चंबल में मिल जाती है। अब इसके बाद में आती है आहू नदी। आहू नदी जो है इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश से होता है, आहू नदी। और आहू जो है वो काली सिंध की सहायक नदी है। आहू नदी जो है ना वो काली सिंध की सहायक नदी है। काउंट हमने इसमें भी किया है, इसको चंबल की सहायक नदी में काउंट किया है इसको, लेकिन ये वास्तव में काली सिंध की सहायक नदी है। तो इस पर इसके बारे में तो सिर्फ हमें यही लिखना है। आगे आहू की हेडिंग लगा लेंगे तो आप लिख लेना यहाँ पे कि मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और झालावाड़ में बहते हुए काली सिंध में मिल जाती है। झालावाड़ में बहते हुए काली सिंध में मिल जाती है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि इन दोनों नदियों के किनारे पर यहाँ पर एक दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है यहाँ पे? गागरोन दुर्ग। कौन सा? आहू नदी के, आहू और काली सिंध दोनों के बीच में एक दुर्ग है। आहू नदी, आहू और काली सिंध के बीच में है गागरोन दुर्ग। तो आप आहू नदी के अंदर ही लिख लेंगे कि यह मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ में बहती हुई झालावाड़ के अंदर ही क्या हो जाएगी? काली सिंध में मिल जाएगी। और काली सिंध में मिल जाएगी तो जहाँ इन दोनों का संगम है, काली सिंध और आहू के संगम पर क्या बना हुआ है? गागरोन दुर्ग बना हुआ है। गागरोन दुर्ग,
क्योंकि गागरोन दुर्ग भी एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जल दुर्ग, जल दुर्ग कौन से होते हैं? जिनके चारों ओर जल या जल की खाई हो, ठीक है ना। पहले दुर्गों के चारों तरफ खाइयाँ होती थी, चाहे वो कांटों की वाड़ लगा देते थे या फिर वो खाई मतलब एक नहर बना करके, नहर खोद करके उसके अंदर या तो झाड़ियाँ कांटे वगैरह वो डाल देते थे उसके अंदर, और या फिर उसमें वो पानी डाल देते थे, जिसे हम जल दुर्ग कहेंगे। और हाँ, क्योंकि ये आपके आगे क्वेश्चन रहेंगे, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि कोटा जो शहर है वो किस नदी के किनारे पर है? चंबल नदी के किनारे पर है। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वो किस नदी के किनारे पर है? तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग। या हमने चूलिया जलप्रपात के लिए लिखा था ना कि ये भैंसरोडगढ़ के अंदर चूलिया जलप्रपात है, चित्तौड़गढ़ के। मैं आगे लिखाऊंगा आपको सारे के सारे दुर्ग जो है, 2-4 दुर्ग हैं और कुछ शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आती है परवन नदी। परवन नदी भी इस प्रकार से बहती हुई काली सिंध में मिलती है। परवन नदी इस प्रकार से काली सिंध में बहती है, काली सिंध में मिल जाती है जाकर के। और उस पर हमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या मिलेगा? वहाँ मिलेगा हमें मनोहर थाना दुर्ग। मनोहर थाना दुर्ग। तो आप इसमें लिख सकते हैं परवन नदी के अंदर आप लिखेंगे सीधे कि झालावाड़ का मनोहर थाना दुर्ग इस नदी के किनारे है। झालावाड़ का मनोहर थाना दुर्ग इस नदी के किनारे स्थित है। झालावाड़ का मनोहर थाना दुर्ग इस नदी के किनारे स्थित है। मैं आगे में लिखवा दूंगा भैंसरोड का। हाँ, भैंसरोडगढ़ के अंदर ही तो है चूलिया जलप्रपात। मैंने बोला हुआ है पहले लेकिन लिखवाया नहीं है इसको, आगे लिखवा दूंगा। तो ये हो गया हमारे पास में। इसके अलावा यहाँ की इसकी सहायक नदियाँ जो है, देखो पार्वती जो है, पार्वती नदी भी इसकी सहायक नदी है। वो इस प्रकार से पलिया में जा कर के मिलती है यहाँ पर। और फिर हम सीप नदी के बारे में देखेंगे तो सीप नदी ऊपर से आएगी। अभी हम आगे बनास नदी को एक बार देखते हैं। सॉरी, इसकी सहायक नदी बनास तो लिखना रहेगी अपनी। सबसे इम्पोर्टेंट नदी है बनास। बनास जो है वो चंबल की सहायक नदी है। अब जब हम बनास को देखेंगे तब लगभग अपनी सारी नदियाँ काउंट हो जाएंगी, क्योंकि बनास नदी ही अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहलाती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो बनास कहलाती है। जितनी भी आज हमने नदियाँ देखी ना अब तक की, उनमें पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास कहलाएगी। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा हमसे कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल कहलाएगी, क्योंकि इसकी लंबाई 966 किलोमीटर है। इसीलिए अब हेडिंग लगाइए इसके बाद में बनास। ये बनास भी हम एक बार इसकी सहायक नदियों में ही लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसकी काउंटिंग 2 नंबर पे लिखेंगे, यानी सेकंड हम नदी यहाँ पे देखेंगे बनास। है ये उसी की सहायक नदी, ठीक है ना। तो बनास नदी की अगर हम बात करते हैं तो बनास नदी का उद्गम होता है राजसमंद के अंदर। राजसमंद में अरावली की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में है खमनोर की पहाड़ियाँ, या उन्हें कहते हैं जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ। देखिए, हमने यहाँ पे ये विंध्याचल पर्वतमाला है, तो हमने यहाँ से किया था, ये गई थी चंबल नदी। चंबल आगे जाकर किस में मिली थी? यमुना में, ठीक है, यमुना। अब हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ हमारे पास में रहेगी अरावली पर्वतमाला। इस अरावली पर्वतमाला से हम देखेंगे इस नदी का उद्गम। तो देखिए, अरावली में खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होगा। ये नदी इस प्रकार से राजसमंद के बाद में आएगी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में आएगी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में टोंक, टोंक के बाद में सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में ही जाकर के ये इसमें चंबल नदी में मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले ये कहाँ से निकली?
खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, या फिर जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ, जसवंतगढ़ की पहाड़ियाँ। जसवंतगढ़ की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है और ये राजसमंद है। राजसमंद के बाद में ये चलेगी चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के बाद में चलेगी ये भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के बाद में गई है कहाँ पे, अजमेर। अजमेर के बाद में टोंक। टोंक ज़िले में इसकी जो आकृति है वो थोड़ी सी सर्पिलाकार हो जाती है। टोंक आ गया और टोंक के बाद में आ जाता है सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के अंदर जाकर ही ये इसमें मिल जाती है। अच्छा, चंबल नदी में हमें थोड़ा सा लिखना रह गया कि वहाँ हमें लिखना है कि चंबल नदी को चर्मवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी और सदावाहिनी कहते हैं। ये इसके उपनाम हैं। ऐसे ही बनास नदी को वन की आशा यानी वर्णाशा या विशिष्ट कहते हैं, विशिष्ट नदी भी कहा जाता है। तो ये बनास नदी के उपनाम है और ये हमारे पास में चंबल नदी के उपनाम है, चर्मवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी, सदावाहिनी। चलिए शुरू करते हैं बनास नदी के बारे में। तो बनास नदी के बारे में देखेंगे तो यहाँ राजसमंद जिले में ही इस नदी पर नंदसमंद बांध बना हुआ है। नंदसमंद बांध है। नंदसमंद कहाँ पे है, राजसमंद में है। और किस नदी पर है, बनास। अब हम बनास नदी के बारे में देख रहे हैं। और ये बनास नदी पूर्णतया राजस्थान में ही बहती है, राजस्थान के बाहर नहीं निकलती। तो इसलिए ये पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कहलाएगी। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसके लिए अगर हम जिलों की बात करते हैं तो जिले ध्यान रखिएगा। जिला है सबसे पहले राजसमंद, उसके बाद में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, ठीक है। टोंक और सवाई माधोपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक, सवाई माधोपुर में। और ऐसे ही आप चंबल नदी के बारे में भी ध्यान रखिएगा। लूनी के 6 जिले कौन कौन से थे, लूनी 6 जिलों में बहती है। वो कौन कौन से 6 जिलों में बहती है, वे जल्दी से बताएं, कोशिश करें पहले जल्दी से बताने की। बाड़मेर भी है, ठीक है, और जालोर भी है। तो जालोर भी आ गया अपना, साथ में बाड़मेर भी आ गया, ऊपर क्या जोधपुर भी आ गया, जोधपुर के साथ में पाली भी आ गया, पाली से ऊपर देखेंगे तो नागौर आ गया, और नागौर के साथ में देखेंगे तो अजमेर आ गया। तो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, ये हमारे पास में 6 डिस्ट्रिक्ट होगी। 3 नदियाँ ऐसी हैं जो 6 जिलों में बहती हैं। 3 नदियाँ, एक लूनी देख लिया आपने, दूसरी बनास देख ली, तीसरी है चंबल। चंबल के भी 6 जिले ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है ना। नहीं, तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट में ही बहती है, ये 6 डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो 3 नदियां हमारे पास ऐसी आ गई हैं जो 6 जिलों में बहने वाली नदियां हैं। और सिर्फ एक ही ज़िले में बहने वाली नदी कौन सी थी भी, केवल एक ही ज़िले में बहती है ऐसी कोई नदी। ऐसी नदियां अगर सहायक नदियों में बात करें तो बहुत आ जाएंगी, लेकिन हमें देखनी है जो बिना किसी की सहायक नदी है। तो थी वो नदी आंतरिक प्रवाह की नदियों में आपने देखा है, जिसका नाम है कांकणी। क्योंकि जो कांतली नदी है ना, कांतली नदी वो तो सिक्कर से निकल करके झुंझुनू में जाती है, लेकिन जो कांकणी नदी है वो केवल और केवल जैसलमेर में बहती है। ऐसे ही एक नदी और है जिसका नाम है रूपनगढ़ नदी जो है वो केवल अजमेर ज़िले में बहती है। अजमेर में बहने के बाद वो सांबर में गिर जाती है, लेकिन सांबर को जयपुर ज़िले में काउंट किया जाता है कि सांबर झील जो है वो कहाँ पे है, जयपुर में। हालांकि सांबर झील जयपुर, नागौर और अजमेर जहाँ तीनों मिलते हैं उस एरिए में है,
ठीक है ना। तो इसीलिए हम सबसे कम जिलों में बहने वाली नदी किसको कहेंगे, कांकणी को, और सबसे अधिक जिलों में बहने वाली नदी किसको कहेंगे, लूणी, बनास और चंबल। कितने कितने हैं, 6 जिले हैं, ठीक है। अब देखिए यहीं पर हम देख लेते हैं कि राजसमंद, राजसमंद में आपको क्या मिला, नंदसमंद, नंदसमंद बांध मिला। चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात करें, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ में कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इसके किनारे, इस नदी किनारे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चित्तौड़गढ़ के बाद में देखते हैं भीलवाड़ा। भीलवाड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। भीलवाड़ा का एक स्थान का नाम है जिसका नाम है बिगौंद। बिगौंद, बिगौंद नामक स्थान पर क्या होता है, बिगौंद स्थान, स्थान पर त्रिवेणी संगम बनेगा, त्रिवेणी संगम बनेगा, त्रिवेणी संगम, यानी 3 नदियां यहाँ पर आकर के मिलेंगी। तो मैंने पहले आपको बता दिया कि बिगौंद जो है वो भीलवाड़ा के अंदर है। उसके बाद में अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है टोंक, तो टोंक जिले में जाकर के, टोंक जिले की देवली तहसील, देवली तहसील में फिर से त्रिवेणी संगम बनेगा। फिर आएंगे सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अंदर हम देखेंगे तो रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम, यहाँ पर फिर से त्रिवेणी संगम बनेगा। तो इस नदी पर 3 बार त्रिवेणी संगम बन रहे हैं। 3 त्रिवेणी संगम तो यहाँ बने हैं और चौथा बना था विणेश्वर धाम पे, सोम, माही और जाखम का, यानी टोटल आपको 4 त्रिवेणी संगम ध्यान रखने हैं। आपको स्थान आ जाएगा और आगे नदियों के नाम आ जाएंगे। मिलान करो कि किन नदियों का त्रिवेणी संगम कौन से स्थान पर होता है, ठीक है ना। इसीलिए वो 4 आपने ध्यान रखने हैं। तो एक तो बेणेश्वर था, सोममाही, जाखम का, अब 3 ये हैं। ये 3 कौन कौन से हैं, अभी इनको हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिगौंद नामक स्थान की। तो बिगौंद नामक स्थान पर 3 नदियाँ, एक तो भीलवाड़ा से ही आती है जिसका नाम है मेनाल नदी, मेनाल, और एक नीचे उदयपुर से आती है, उदयपुर, उदयपुर के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, ऐसे नदी जाती है। इसका नाम है बेड़च नदी, बेड़च नदी। बेड़च नदी जो है नीचे उदयपुर से आएगी, उदयपुर, तो उदयपुर में हमने इसका उद्गम स्थान देख लेते हैं कि गोगुंदा की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, गोगुंदा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और उदयपुर के अंदर ही इस नदी पर उदय सागर बांध है, उदय सागर झील है, सॉरी, उदय सागर झील है। और उदय सागर झील के बाद में ये सीधा आकर के कहाँ मिलेगी, बिगौंद नामक स्थान पर आ जाएगी। ये स्थान जो है इसका नाम है बिगौंद। हाँ, बेड़च की बात हो रही है, बेड़च। मेनाल की बात करते हैं तो ये मांडलगढ़ तहसील, भीलवाड़ा की मांडलगढ़ तहसील से इसका उद्गम होता है। तो मांडलगढ़ तहसील से इसका उद्गम हुआ। मेनाल नदी आई तो मेदाल, बेड़च और बनास, यानी बनास, बेड़च और मेनाल, इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम हो रहा है यहाँ पे। तो इसी के साथ ध्यान रखिएगा, मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात है। भीलवाड़ा में ही क्या बना हुआ है इस पर, मेनाल जलप्रपात है। और बेड़च नदी पर भी एक चीज़ आपने इंपॉर्टेंट रखनी है, वो क्या है, उदय सागर झील है और इस पर मेनाल जलप्रपात है। यहाँ बेड़च नदी पर एक पॉइंट और आता है कि बेड़च नदी को आयड़ नदी भी कहते हैं, बेड़च नदी को आयड़ नदी भी कहते हैं। आयड़ नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि इस नदी के किनारे पर आयड़ या आहड़ सभ्यता स्थित है। कौन सी, आहड़ या आयड़, आहड़ भी कह सकते हैं इसको, या आयड़ सभ्यता, आयड़ सभ्यता स्थित है। इस नदी पर आयड़ सभ्यता स्थित है। तो जैसे ही इस नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से लेकर उदय सागर झील तक, इस नदी को आयड़ नदी कहते हैं। और उदय सागर झील के बाद इस नदी को बेड़च नदी कहते हैं।
जब आप वहाँ पे स्थानीय नाम पर देखेंगे जा करके, क्योंकि जैसे अपन यहाँ पे आप कह देते हैं जवाई को कुछ और नाम रखा हो आपने कि अहोर में कुछ और नाम से जानते हैं, लेकिन है तो वास्तव में वो जवाई नदी। तो इसी प्रकार से इस नदी को या उदय सागर से पहले, उदय सागर झील से पहले तो आयड़ नदी कहेंगे और बाद में इसको बेड़च नदी कहेंगे। यही आर्य सभ्यता जो है ये एक ताम्र युगीन सभ्यता है, ताम्र नगरी है ये। इसे प्राचीन काल की ताम्र नगरी कहा जाता है, ताम्र नगरी कहा जाता है, प्राचीन काल की ताम्र नगरी। तो वर्तमान की ताम्र नगरी कौन है? वर्तमान की ताम्र नगरी कौन है? तो वो है खेतड़ी झुंझुनू। वर्तमान की ताम्र नगरी खेतड़ी झुंझुनू, एक स्थान को ही कहते हैं, खेतड़ी को ही कहते हैं, पास में ही इसके स्थान। तो ये प्राचीन काल की ताम्र नगरी है, ये वर्तमान काल की ताम्र नगरी है। और ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कौन थी? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन है? गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना। इससे पहले आपको पढ़ाया ना उसमें, ठीक है। तो चलिए देखें, ये हो गया हमारे पास में बिगोंद में इसका त्रिवेणी संगम खत्म हुआ। इसी के साथ हम इसकी एक सहायक नदी देख लेते हैं। इसकी सहायक नदी है बनास की, जिसका नाम है कोठारी। कोठारी नदी जो है, कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियों से होता है। दिवेर की पहाड़ियाँ, दिवेर की पहाड़ियों से उद्गम होता है किस नदी का? कोठारी नदी का, कोठारी नदी का। और कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है, मेजा बांध। कोठारी नदी पर क्या बना हुआ है? मेजा बांध। हाँ, मेजा बांध भीलवाड़ा नहीं, मांडलगढ़ तो इधर है गया, मांडलगढ़ तो इस साइड में है, उस तरफ है ये। मेजा बांध भीलवाड़ा में है। तो कोठारी नदी है, दिवेर की पहाड़ियाँ। अब आप इसको एक रफली मैप बनाए, देखो जैसे मैंने फ्री हैंड से बनाया था ना, आप ऐसे एक बड़ा सा एरिया बना करके और फिर उसके अंदर खुले खुले लिखते रहें इस चीज़ों को। ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये सब चीज़ें आप इसी प्रकार से लिखते रहिए कि यहाँ पर हमारे पास में तीर लगा करके कि ये खमनोर की पहाड़ियाँ, तो ये कौन सी नदी है? तो यहाँ पर आप ब्रैकेट के अंदर नदी का नाम भी लिखें कि ये बनास नदी है। तो बनास नदी का उद्गम हुआ, नंदसमंद बांध मिला, नंदसमंद बांध के बाद में हमें बिगोन नामक स्थान मिला, जहाँ त्रिवेणी संगम हुआ बेड़च, मेनाल और बनास का। फिर नदी आगे चली गई तो उसमें कोठारी नदी मिल गई। फिर नदी और आगे चलेगी, और आगे जाने के बाद में अब त्रिवेणी संगम होगा देवली नामक स्थान, टोंक जिले के अंदर। तो टोंक जिले के अंदर देवली नामक स्थान पर इसका त्रिवेणी संगम होगा। ये त्रिवेणी संगम होगा बनास, खारी और डाई। खारी नदी अब फिर से आ रही है, ठीक है ना। एक खारी नदी हमने सांबर झील में गिराई थी। तो खारी नदी का उद्गम जो है ये राजसमंद से ही होता है, और ये नदी इस प्रकार से आती है। और एक डाई नदी है, डाई, तो उस नदी का वो नदी ऐसे आती है, ये है डाई, ये है खारी, ठीक है। अब इनके जहाँ मैं पॉइंट लगा रहा हूँ वहाँ पर आप तीर लगा करके आप अपना ये एरिया साफ रखें ना, बिल्कुल खाली रखें। तो इस एरिया में आप इसके लिए लिख सकते हैं कि कौन सा स्थान है। तो इसका स्थान आता है बिजराल ग्राम की पहाड़ियाँ। बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से इस खारी नदी का उद्गम होता है। और उसके बाद में आती है डाई नदी। तो डाई नदी का उद्गम जो होता है वो अजमेर के किशनगढ़ से होता है, किशनगढ़, किशनगढ़, अजमेर, अजमेर किशनगढ़ से डाई नदी का उद्गम होता है। और तो ये डाई, खारी और बनास, ये तीनों नदियों का संगम कहाँ पे हुआ? टोंक जिले की देवली तहसील में। और देवली तहसील से थोड़ा सा आगे चलते हैं, 13 किलोमीटर आगे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध, यानी बिसलपुर बांध जो है इनके त्रिवेणी संगम से आगे बना है, जहाँ तीनों का पानी इकट्ठा होता है वहाँ उसके आगे बांध बना दिया बिसलपुर बांध। तो ये जो बिसलपुर बांध परियोजना है ना, बिसलपुर बांध परियोजना, देखो कोई भी बांध बनाया गया है या कहीं पर भी सिंचाई के लिए काम किया गया है तो वो परियोजना कहलाएगी, क्योंकि वो बाद में बनाया है, वो पहले से नहीं है।
झीलें जो है वो पहले से हैं या झीलों को कृत्रिम रूप से बनाया है तो भी वो किसी न किसी परियोजना में आएंगी। तो ये बिसलपुर बांध परियोजना जो है ना, ये एक पेयजल परियोजना है। ये कौन सी परियोजना है? पेयजल परियोजना, यानी पीने के लिए जल को इकट्ठा किया गया है, पेयजल परियोजना है। इस पेयजल परियोजना से जयपुर, टोंक और इसमें कौन सा नहीं आता, जयपुर, टोंक और नहीं अजमेर भी नहीं, अजमेर आता है, जयपुर, टोंक और अजमेर, हाँ इन तीनों को, अजमेर, इन तीनों को जल की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर क्या किया, इनको पेयजल की व्यवस्था की जाती है। तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जो है वो कौन सी है? बिसलपुर बांध परियोजना है। क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है? सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है? जयपुर में है। 66 लाख जनसंख्या है अकेले जयपुर की, 66 लाख। और सबसे कम जनसंख्या है जैसलमेर की, जैसलमेर की 6 लाख। कितनी? जैसलमेर की 6 लाख और जयपुर की 66 लाख, यानी 10 गुना जनसंख्या अधिक है। 10 नहीं 11 गुना जनसंख्या वहाँ की अधिक है। ठीक है, और चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। तो बिसलपुर बांध हो गया। बिसलपुर बांध के बाद में आगे चलेंगे सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, इस नदी, सवाई माधोपुर में इस नदी पर है इसरदा बांध, इसरदा बांध बना हुआ है। और अंत में त्रिवेणी संगम होता है, ये सीप नदी है, सीप नदी। तो सीप, बनास और चंबल, ये चंबल आ रही है नीचे से, इन तीनों का त्रिवेणी संगम होता है रामेश्वर धाम। रामेश्वर धाम पर इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम हो जाता है। ओके, तो इतनी बातें हैं, इनको अच्छे तरीके से आप नोट कर लें, डायग्राम ऐसे बना लें और भले इसको आप अच्छे तरीके से लिख लें।